जीवन की सारी प्रथम भावनाओं से भरे इस अनाथालय के सबसे बड़े कमरे में राघव रहता था। वो अभी साधारण व्यक्तियों की तरह एक दफ्तर में नौकरी कर अपना राशन पानी संभाल लेता था। उस अनाथालय की पूरी व्यवस्था का भार वैशाली और निर्मला पर था, जो कि माँ और बेटी थी। वैशाली और राघव बड़े अच्छे मित्र थे। राघव मंडुआडीह के इस गांव में 1 वर्ष पहले ही आया था। नमस्कार, आज की इस कहानी का शीर्षक है तस्वीर और इसे लिखा है प्रणय मेहरोत्रा जी ने। एक दिन जब वैशाली अनाथालय के बच्चों को पढ़ा रही थी, तब उसकी नजर राघव के कमरे पर पड़ी, जिससे रोशनी आ रही थी। वैसे तो राघव वैशाली के सुबह उठने से पहले ही दफ्तर के लिए निकल जाता था और शाम को देर से आता था। अगर राघव दफ्तर गया है तो फिर कमरे में कौन है? यह सवाल वैशाली के दिमाग में खटका। उसने पढ़ाई रोकी, बच्चों की छुट्टी की और राघव के कमरे की तरफ बढ़ी। कमरे की कुंडी अंदर से बंद थी। उसने दरवाजे पर कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो उसे अलमारी खुलने और बंद होने की ध्वनि आई। वैशाली ने बिना सोचे समझे दरवाजा खटखटाया। 2-3 बार लगातार खटखटाने के बाद दरवाजा खुला। वैशाली ने राघव का सपकाया हुआ चेहरा देखा। अरे तुम आज बड़ी जल्दी उठ गई? राघव ने अपनी आवाज को काबू में लाने की कोशिश करते हुए बोला। हाँ, वो आज माँ की थोड़ी तबीयत खराब थी तो मुझे ही बच्चों को पढ़ाना पड़ा, इसलिए जल्दी उठ गई। वैसे तुम क्या कर रहे हो अपने कमरे में चोरों की तरह घुसकर? अरे वो आज शर्मा जी ने छुट्टी दे दी, राघव ने कहा। वैशाली को पता चल चुका था कि दाल में कुछ तो काला है। तुम अभी भी झूठ बोलना नहीं सीख पाए राघव। यह कहते हुए वैशाली राघव को धक्का देकर कमरे के अंदर घुस गई। वो तो ऊपर वाला ही जानता है, राघव ने खुद से कहा। वैशाली कमरे में घुसी तो उसने एक अजीब सा दृश्य देखा। कमरे का सारा सामान उथल पुथल पड़ा था और एक बड़ा कपड़े का बैग जमीन पर पड़ा था। बैग को दूर से देखने पर वैशाली को कुछ कपड़े व किताबें दिखी। राघव की सांस अभी भी फूल रही थी। उसके दोनों हाथ पीछे थे। ध्यान से देखने पर वैशाली ने देखा कि वो अपने हाथों में कुछ छुपा रहा था। तुम्हारे हाथों में क्या है? वैशाली ने गुस्से से पूछा। राघव ने उस पर ध्यान नहीं दिया और बैग में बाकी सामान डालने में जुट गया। वैशाली चौंकी। उसने राघव का इतना अजीब रूप आज तक नहीं देखा था। तुम फिर से अनाथालय छोड़ के जाने की सोच रहे हो ना? वैशाली ने पूछा। राघव ने अपना सिर झुका लिया। आज तो तुम्हें मुझे सारी बातें बतानी ही पड़ेंगी। इतनी दिनों से मैं तुम्हें देख रही हूँ, किसी वजह से तुम परेशान हो। हर 2-3 दिन में अनाथालय छोड़ने का तुम्हें भूत सवार हो जाता है। आखिर क्या बात है? वैशाली ने एक सांस में ही पूछा। कुछ नहीं, मेरा बस ट्रांसफर हो गया है बनारस। अच्छा, अचानक से? वैशाली ने ऊंचे स्वर में कहा। तो धीरे से राघव ने जवाब दिया। अरे पता नहीं, शर्मा जी हैं, कुछ भी करते रहते हैं, बहुत ही अजीब इंसान है। उत्तर सुनने के बाद भी वैशाली कमरे से बाहर नहीं जा रही थी। कुछ देर और इंतजार करने के बाद राघव ने पूछा, तुम्हें और कुछ पूछना है क्या वैशाली? वैशाली एक कदम पीछे हटी और बोली, मेरा पहला सवाल यह है कि तुमने अपने हाथों पर क्या छिपाया है? वैशाली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। राघव अपने बिस्तर पर बैठा और वैशाली को भी बैठने की इजाजत दी। वैशाली ने देखा कि राघव के हाथ में इतने वक्त से एक तस्वीर थी, जिसे बैठने पर वह अपने पीछे छुपा रहा था। राघव ने कहा, वैशाली आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यह बात 1 वर्ष पहले की है, जब मैं इलाहाबाद में नौकरी करता था। मैं एक साधारण सिल्क की साड़ी के विक्रेता की दुकान पर सेल्समैन था। हमारी दुकान पूरे इलाहाबाद में प्रसिद्ध थी।
लोग दूर दूर से आकर हमारी दुकान से सामान खरीदते थे। एक दिन कानपुर शहर के एक बहुत ही नामी नेता आशुतोष टंडन जी हमारी दुकान पर अपनी एक महिला कर्मचारी को लेकर आए। मैं उस समय किसी को साड़ी दिखा रहा था। उनकी कर्मचारी को जब मैंने देखा तब पता नहीं अचानक मेरे मन में कुछ अजीब सा हुआ, जिससे मेरा दिल खुश हो गया। मैं कुछ मिनटों तक उसे देखता ही रह गया। वो मासूम सा चेहरा, वो बड़ी बड़ी आंखें, मैं उनमें खुद को कैद होते देख रहा था। नेताजी मालिक से बहुत ही कोई गंभीर बात कर रहे थे और उनकी कर्मचारी उनके बगल में खड़ी थी। अचानक से मालिक ने मुझे बुलाया तो मैं दौड़ते हुए उनके पास गया। राघव, ये टंडन जी हैं, इन्हें अपनी बहन की शादी के लिए यहाँ लहंगे देखने हैं और इनको इलाहाबाद के दर्शन कराने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। मालिक ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि 1 साल की मेहनत का फल मुझे आज मिल गया है। मैंने सोचा कि मालिक से इलाहाबाद दर्शन की तारीख पूछ लूं, पर पता नहीं उस समय कुछ अजीब सा झिझक सा माहौल था जिसने मुझे रोक लिया। 2 दिन तक मैं दुकान पर लहंगे अलग करता रहा और उस महिला कर्मचारी के बारे में सोचता रहा। तीसरे दिन जब मैं अपनी मोटरसाइकिल से दुकान पहुंचा तब मैंने देखा कि एक सफ़ेद रंग की मारुति कार दुकान के बाहर खड़ी है। दुकान के अंदर जाने से पहले मैंने शीशे से वह दोनों आंखें पहचान ली थी। मैं दुकान के अंदर गया और मालिक ने मुझे चाबी थमा दी और टंडन जी को ले जाने का आदेश दिया। मैं बाहर गया और टंडन जी के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। मैं गाड़ी चला रहा था। मेरे बगल वाली सीट पर वो महिला कर्मचारी और पीछे टंडन जी बैठे थे। मेरी आंखें उस पीली साड़ी को बार बार देख रही थी और उस गोरे मुख को देखने के लिए मेरा जी तड़प रहा था, लेकिन पीछे टंडन जी को देखकर मेरी रूह कांप जाती। अचानक टंडन जी ने मुझसे पूछा, अभी हम किस तरफ जा रहे हैं? टंडन जी की आवाज़ में बहुत क्रोध था। जी, संगम की तरफ, मैंने बहुत ही धीमे स्वर में उनको उत्तर दिया। उनकी क्रोध भरी सुनकर मेरा शरीर कांप सा गया। उसे देख करके उस कर्मचारी के मुंह पर हंसी आ गई, जो कि मैंने अपने बाईं आंख से एक कोने से देख लिया। इससे पहले नेताजी कुछ और बोलते उनके फ़ोन पर एक घंटी बजी। वो फ़ोन में बात करने में व्यस्त हो गए। उनके साथ एक दिन रह के देख लीजिए, क्रोध की आदत आपको अपने आप लग जाएगी। मौके का फ़ायदा उठाते हुए उस कर्मचारी ने मुझसे कहा। इतनी मीठी धुन सुनकर मेरे मुंह से कुछ नहीं निकला। मैं बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। कुछ देर तक हम दोनों कुछ नहीं बोले। टंडन जी अभी भी फ़ोन पर लगे हुए थे। कुछ मिनट की और शांति में हम संगम पहुंच गए। मैंने टंडन जी के लिए तुरंत उतर के दरवाज़ा खोला और उनको इस जगह के इतिहास के बारे में बताने लगा। मैं उन्हें किले की तरफ ले ही जा रहा था कि मैंने देखा कि उनकी महिला कर्मचारी किसी व्यक्ति से दूर खड़े गड्ढे पर परेशान स्वर में बात कर रही है। मेरा मन उसकी तरफ खिंच गया। मुझे उनसे बात करनी थी और यह मेरा निश्चय अटल था। मैंने इसका तरीका भी निकाल लिया। मैंने टंडन जी को ले जाकर एक नौका के पास खड़ा किया और नौका को पैसे देकर संगम स्नान कराने को कहा। टंडन जी भी पंडित किस्म के व्यक्ति थे। उनका भी मन प्रसन्न हो गया। कुछ देर में नौका उनको लेकर चला गया और मैं उस महिला कर्मचारी की तरफ बढ़ गया। वो अकेले तट के किनारे एक चारपाई पर बैठी थी। मैं उनके आसपास मधुमक्खी की तरह मंडराने लगा। वो भी मुझे देखने लगी। आप कुछ चिंतित लग रही हैं, मैंने बहुत हिम्मत करके पूछा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और उन्होंने हल्के से खिसक के मुझे बैठने के लिए कहा। पहले तो मैं थोड़ा हिचकिचाया, फिर अंत में बैठ गया। मैंने उनको देखा तो वो अभी भी गंगा जी को ही निहार रही थी। टंडन जी कहाँ हैं? उन्होंने मुझसे पूछा। जी, वो संगम स्नान करने गए हैं। संगम स्नान करने का बहुत महत्व होता है। जो व्यक्ति कुंभ मेले में संगम स्नान करता है उससे अमृत की प्राप्ति होती है। मैं बात खत्म भी नहीं कर पाया था कि उन्होंने मेरे हाथों को उठाकर अपने सिर के नीचे रख लिया और रोने लगी। उनके आंसुओं की बारिश की बूंदों की तरह
मेरी हथेली को भिगा रहे थे। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी और मैंने बोला कि आप क्यों रो रही हैं? अचानक से क्या हो गया? उन्होंने अपना सर मेरी हथेली से हटाया और बोली, मुझे अभी कानपुर के अस्पताल से एक फ़ोन आया है। मेरी माँ बहुत बीमार है और इलाज के लिए जल्दी ही 50,000 रुपये की ज़रूरत है। वो एक लौती हैं जिन्होंने मुझे बचपन से आज तक मेरी देखभाल की है। मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे? अरे तो आप टंडन जी से मांग लीजिए, मैंने उनसे कहा। वही तो दिक्कत है, मेरी माँ एक अनाथ आश्रम चलाती हैं। अधिक फंड ना होने के कारण मैंने अनाथ होने का बहाना बनाया था और ये भी कहा था कि मेरा देखभाल करने वाला कोई नहीं है। यह सुनकर टंडन जी को दया आई थी और मुझे नौकरी पर रख लिया था। अब मैं कैसे कहूँ कि मेरी माँ भी है और वो बीमार है? यह कहकर वो बहुत जोर से रोने लगी। मैंने उनको समझाने की कोशिश की, परेशानियां और दिक्कतें सबके साथ आती हैं, बस उनका समझदारी के साथ सामना करना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा आपकी परेशानी हल करने की। यह सुनकर उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और मैं मंदसा रह गया उस वक्त। कुछ देर वहां बैठकर मैंने उनको थोड़ा सा हंसाया, तब तक टंडन जी आ गए। उनके मुख पर चंदन का टीका और खुशी थी। वो गाड़ी की तरफ बढ़े और रास्ते में उन्होंने मुझे 20 रुपए की टिप भी दी। यह देखकर वो हंस रही थी। गाड़ी चलाते वापसी में मैं पूरे वक्त इस भाव में खोया रहा कि क्या उनको भी मुझसे प्यार हो गया है। रात हो चुकी थी और मैं गाड़ी लेकर दुकान के बाहर खड़ा था। तभी मैंने देखा कि वो सामने से आ रही है, वो भी अकेले। मैं अपना हुलिया सुधारने ही वाला था कि उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, 3 दिन बाद टंडन जी की रैली है यहाँ पर। यह कहकर वो चली गई। कहानी बताते बताते राघव का गला सूख रहा था। राघव ने एक घूंट पानी पिया और थोड़ा सा रुका। उसने सामने बैठी वैशाली का मुख देखा तो तेज गुस्से से भरा हुआ था। उसको लगा कि अब आगे वो उसकी कहानी नहीं सुनेगी, लेकिन उसने इसके बाद अपनी कहानी जारी रखी। मैंने किसी तरह से अपने मालिक से, परिवार वालों से, अपनी जमा पूंजी से उसके लिए पैसे इकट्ठा किए। अंत में वो दिन भी आ गया। मेरी उनसे फ़ोन पर भी रोज़ बात होती थी। मुझे अब यकीन था कि उसे भी मुझसे प्यार है। मैं अपने घर में उसके फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। मैं उनके साथ सपनों में 7 फेरे तक ले चुका था। मैं पूरी तरह उसके प्यार में डूब चुका था। अचानक मेरा फ़ोन बजा और उसमें एक व्यक्ति बोला, इस नंबर के जो उपभोक्ता हैं उनका मेजर रोड पे एक्सीडेंट हो गया है, कृपया आप जल्दी आ जाएं। मैं बिना जूते के अपनी मोटरसाइकिल से जल्दी वहां पहुंचा तो पता चला कि टंडन जी का एक्सीडेंट हो गया था और वो स्वर्ग से दाल गए। ड्राइवर और उनकी महिला कर्मचारी अस्पताल में भर्ती हैं। मैं जल्दी से अस्पताल पहुंचा, देखा कि दोनों की हालत बहुत गंभीर है। 2 दिन तक मैं उस कर्मचारी के साथ अस्पताल में रहा। इसी बीच जैसे तैसे मैंने उन 50,000 रुपए को उनकी सही जगह पर पहुंचाया। डॉक्टरों ने तीसरे दिन बताया कि महिला कर्मचारी बच तो गई है, लेकिन उनकी याददाश्त पूरी तरह से चली गई है। अब उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा, ना मैं, ना वो प्यार भरे लम्हे। इतना कहकर राघव रुक गया। उसके सामने बैठी वैशाली अब अपने आप को रोक ना सकी और चिल्ला पड़ी, कौन सा प्यार? वो बस तुमसे मदद मांग रही थी और तुमने उसको प्यार समझ लिया। अगर लड़की हाथ पकड़ ले तो इसका मतलब प्यार होता है? कितनी नीच सोच है तुम्हारी राघव। राघव अपने आप को रोक ना सका और उसके आंसू बहने लगे। उसने रुमाल से अपने आंसू पोंछे। वैशाली को एहसास हुआ कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। माहौल को ठंडा करने के लिए वैशाली ने पूछा, ये जो तुम तस्वीर छुपा रहे हो ये उसी की है ना? राघव ने धीरे से सर में हाँ हिलाते हुए अपने बिस्तर से उठ गया और बैग में बाकी सामान रखने लगा। मौके का फायदा उठाते हुए वैशाली ने वह तस्वीर उठा ली। इससे पहले कि राघव उसे रोकता बहुत देर हो चुकी थी। अरे ये तो मेरी तस्वीर है, वैशाली ने आश्चर्य से कहा। राघव के आंसुओं ने ही सब बोल दिया था। बस इतनी सी थी ये कहानी।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबाएं। और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।